So this is discussion on PPSC Physics Test 2, whose syllabus was Chapter 3 FSC and Quantum Mechanics के कुछ topics थे. So पहला question है for which set of angle range of projectile will be equal. तो हमें पता है कि जब दोनों angles का sum 90 डिग्री हो तो उसके लिए आप जो range आपकी निकलेगी वो equal होगी. So 40 plus 50 90 और 30 plus 60 90. So both A and B ये basically है कि 45 का इक्वल स्टेप हो माइनस में भी और प्लस में भी. सेकंड ये आपका पीपीएससी मेल टेस्ट 2022 का एज इट इज क्वेश्चन है. A free falling body having mass 10 grams, वहां पे किलोग्राम था मैंने उसे ग्राम कर दिया. Moving with 8 meter per second hits ground and rebound with 6 meter per second. यानी इस बॉल आ रही है ग्राउंड से वो रीबाउंड हो रही है. Find the magnitude of change in momentum. तो ये इसकी जो velocity है वो 6 मीटर पर सेकंड है जब वो स्ट्राइक कर रही है, सॉरी 8 मीटर पर सेकंड है जब रीबाउंड कर रही है वो 6 मीटर पर सेकंड है. तो इसमें आपने चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला लगाना है. ये डायरेक्शन ऑपोजिट है तो -6 हो जाएगा या -8. एक चीज को आपने माइनस लेना है. रूल यही है कि इनिशियल डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेते हैं और जो दूसरी डायरेक्शन है वो नेगेटिव हो जाती है. सो इट्स -6 -8 into mass which is 0.01. तो ये आपका आ जाएगा 0.14 माइनस के साथ. लेकिन आपसे कहा गया मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड इसलिए कहा गया क्योंकि हो सकता है कोई 8 में से 6 को माइनस कर दे तो यानी 8 + 6 तो प्लस आ जाएगा. सो लिहाजा इसका आंसर है 0.14 प्लस, क्योंकि मैग्नीट्यूड मांगा गया. डायरेक्शन नहीं है, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है. बाकी आपके पास अकॉर्डिंग रिपीट कीजिएगा ये फार्मूला अगेन. इट्स अ सिंपल फार्मूला फॉर मोमेंटम mvf माइनस vi, जो कि vi माइनस vf भी कोई लिख सकता है. तो मैस है 0.01 हेयर. आपकी फाइनल वेलोसिटी है, अब उसको कुछ भी ले लें, 8 ले लें 6 ले लें. मैं इसको 8 ले लेता हूँ उसको और उसको +6 ले लेता हूँ. तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.14 न्यूटन सेकंड. बाकी रिकॉर्डिंग आपसे शेयर होगी, तो अगर आपको कोई नोट डाउन आपने करना है तो तब भी आप कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक यही होता है कि जो एक टाइम स्लॉट है 40 मिनट्स की, उसमें ये हम एक दफ़ा गो थ्रू कर लें. ओके. A certain force gives an acceleration of 5 meter per second to a body of mass 2 किलोग्राम. तो फॉर्मूला लगाएं F = m में, तो ये बनेगा 10 न्यूटन. वो कह रहा है वही फोर्स जो कि 10 न्यूटन है वो कितना एक्सेलरेशन पैदा करेगा अगर मास चेंज होकर 20 kg हो जाए. तो F = m में A = F/m 10/20 0.5, जो कि यहाँ पे नहीं है. सो इट विल बी नन ऑफ दिस. सो सिंपल न्यूटन सेकंड लॉ का फॉर्मूला लगना था. ये भी पीपीएससी जो लास्ट पेपर हुआ है उसी से मोटिवेटेड क्वेश्चन है. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. इसमें ना दरअसल मिस्टेक ये है कि ये इनर्शिया नहीं बेसिकली लिखना था, ये था ये इम्पल्स है. सो इम्पल्स का डिमेंशन पूछी गई थी, तो इम्पल्स की डिमेंशन फोर्स की नहीं होती, इम्पल्स की डिमेंशन काइनेटिक एनर्जी की नहीं होती. तो ये जो मैंने फॉर्मूला दिया था बेसिकली ये इम्पल्स की डिमेंशन रखता है. सो इसमें थोड़ा सा यानी डिमेंशन के लिहाज से आपने देखना था, लेकिन वो वैसे ही इनर्शिया लिखा गया. सो अगर देखें वर्क डन ओवर वेलोसिटी, सो वर्क डन का यूनिट ले लें किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर और नीचे मीटर पर सेकंड. तो आपके पास इम्पल्स वाला जो है वो फॉर्मूला बन जाएगा जो कि है F क्रॉस T. बाकी इसमें T की जगह आप D/V दर्ज कर दें तो FD वर्क डन. और ये एक रिलेशन बेसिकली जस्ट डिमेंशन एनालिसिस का था, लेकिन वो क्योंकि इनर्शिया लिख दिया गया इम्पल्स की जगह, तो लिहाजा वो क्वेश्चन ग्रेस मार्क्स आपको इसमें मिल गया समझ. ओके, द डिमेंशन ऑफ रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल. रेंज क्या है, लेंथ है. सो इसकी डिमेंशन वही होगी जो लेंथ की है. सो इट्स L. As the rocket moves upward, its acceleration increases, क्योंकि उसका acceleration force ऊपर की तरफ है तो इसकी acceleration भी होगा. While standing on the top floor of a 196 tall building, 196 मीटर टॉल बिल्डिंग है जिसके ऊपर आप खड़े और आपकी जेब से एक सेल फोन गिर गया, हाथ से सॉरी. एक शख्स जो कि जमीन पे खड़ा उसको देख रहा है, वो क्या करेगा, उसको पकड़ने की कोशिश करेगा. आपने टाइम निकालना है जो कि सेल फोन को वहां पे पहुंचते हुए. इट्स अ लॉन्ग स्टेटमेंट, लेकिन सिंपल यही है कि एक
ऊपर से चीज फेंकी गई है, तो बताएं वो कितनी देर तक नीचे पहुंचेगी, जिसका सिंपल सा फॉर्मूला H इज इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर, विच इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, सॉरी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसमें VI 0 हो जाएगा क्योंकि इनिशियली ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है। तो कभी भी आपको ये कहा जाए एक ऑब्जेक्ट को ऊपर से फेंका जा रहा है और इसकी बताएं डिस्टेंस किस तरह उसने कवर किया है, तो जस्ट आपने फॉर्मूला लगाना है। तो T आपके पास निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ये उधर चला जाएगा, सो इट्स बिकम 2H/G अंडर रूट। सो 2H, 2 क्या है, H क्या है आपके पास 196 और डिवाइडेड बाय G 9.8। ये पैरामीटर भी कुछ इस तरह के रखे गए हैं कि बगैर कैलकुलेटर के होंगे। G 9.8 है, H अगर 196 है तो इसका आंसर आएगा 200, और 200 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट्स 400। 400 का अगर आप अंडर रूट लेते हैं तो इट विल बी समवेयर 40 का अगर आप लेते हैं तो इट विल बी 6.4 और 6 के दरमियान आंसर आ जाएगा। यानी उसमें आप वेरीफाई कर सकते हैं। इसमें रेंज देने का मकसद क्यों है, रेंज क्यों दी गई है, क्योंकि वी डोंट नो कि उसका हाथ कहाँ पे है। यानी 196 मीटर टॉल बिल्डिंग के लिए जो टाइम निकलेगा वो तो टोटल 196 मीटर टॉल के लिए निकलेगा ना। जब वो शख्स ने हाथ किया उसको पकड़ने के लिए, तो वी डोंट नो कि उसका हाथ कहाँ पे है। उसने हाथ ऊपर किया हुआ है, अपना हाथ बैलेंस पे लेवल पे रखा हुआ है, या बिल्कुल जमीन पे तो हाथ वैसे नहीं रखेगा, तो वो 196 मीटर नहीं हाइट बनेगी, वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। सो लिहाजा रेंज दी गई है कि वो टाइम क्या हो सकता है, आपने गेस करना है। ओके, ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन था। समवन सेड के इसकी वो उन्हें क्लियर नहीं रहा, क्वेश्चन वाज़ेह नजर नहीं आया। ये क्वेश्चन तो ओपन ही नहीं हुआ ना, ये जी इमेज जी जो था ये ओपन ही नहीं हुआ। जी जी, आई ट्राइड ऑन माई सेल्फ तो ये हो रहा था, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूंगा डायग्राम ना, क्योंकि मेरे पास ये चीजें इधर पर मैं उसे लिख नहीं सकता था वैसे। बाकी उसमें कोई मसला नहीं है, हम डिस्कस कर लेते हैं। वो कह रहे हैं दो बॉडीज हैं जिनको प्रोजेक्ट किया गया है दो एंगल्स पे। हमने सिर्फ हाइट का फॉर्मूला लगाना है। हाइट का फॉर्मूला है H इज इक्वल टू V स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2G। यही है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। ये तीन फॉर्मूलाज हैं, तीनों डिफरेंट स्टाइल में। ओके, साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2G है सर। तो इसमें आपने जस्ट क्या करना है कि पहला केस है जो कि आपका सिंपल है कि एंगल थीटा है। दूसरा केस क्या है कि एंगल आपका चेंज होके 90 माइनस थीटा हो जाता है। तो V स्क्वायर, या इसको आप सिर्फ एक दफा साइन ही कर लें, साइन 90 माइनस थीटा। हम ये FSC मैथ में भी पढ़ते हैं और BSc में भी ये फॉर्मूला किया हुआ है कि 90 के साथ 1 है तो इट विल चेंज कोस। 1 है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, साइन पॉजिटिव होता है तो इट्स कोस थीटा। तो इसमें आप दर्ज कर दें तो जो आपका H प्राइम है, यानी नया H है जिसे कहेंगे, दैट्स VI कोस स्क्वायर थीटा, कोस थीटा स्क्वायर लिख लें इसे, ओवर 2G। तो इसको अगर आप डिवाइड करेंगे H प्राइम, H को H प्राइम से, तो आपके पास क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा ओवर कोस स्क्वायर थीटा विच इज टेन स्क्वायर थीटा रेशो 1। सो इट्स आंसर इज D, जो कि यहाँ से आप इजीली देख सकते हैं। तो जस्ट कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक फॉर्मूले में आपने एक थोड़ी सी तब्दीली करके उसको नोट डाउन करना था कि क्या होगा। ओके, लेट्स मूव अहेड। A football is kicked with an angle theta with respect to horizontal, the acceleration projectile at highest point। तो प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल की हाईएस्ट पॉइंट पे 0 होती है, लेकिन एक्सेलरेशन 0 नहीं होता क्योंकि एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। तो एक्सेलरेशन बेसिकली क्या है, जो कि प्रोजेक्टाइल की मोशन की वजह भी है, ग्रेविटी, और उसकी डायरेक्शन होगी डाउनवर्ड। सो इट्स आंसर इज D। वैन अब इसका क्वेश्चन यूं भी हो सकता है कि ऐसा पॉसिबिलिटी है कि वेलोसिटी 0 एक्सेलरेशन नॉन 0, तो दैट्स इज आंसर एज वेल। यस, इट इज पॉसिबल। When the body is moving with constant acceleration, then instantaneous acceleration is equal to average acceleration। यानी उसमें एवरेज लें या इंस्टेंटेनियस लें वो सेम होगी अगर बॉडी की एक्सेलरेशन में तब्दीली नहीं आ रही। इसी तरह वेलोसिटी के लिए हो सकता है, when a body is moving with constant velocity, then instantaneous velocity is equal to average velocity।
Which of the following statements related to Newton third law is not correct? इसमें से कौन सी statement जो है Newton third law के मुताबिक correct नहीं है? The two forces must act on different bodies, right? The two forces are opposite in direction, right? तो ये देखना है, otherwise none of these होगा. The two forces are equal and opposite, so the bodies are in equilibrium. That must not be correct always. लाजमी नहीं है equilibrium में हो भी सकता है लेकिन लाजमी नहीं है. तो इस must be जो है. A man is in a car in moving with velocity of this, the speed with respect to the car. क्योंकि वो उसके अंदर बैठा हुआ है तो उसकी speed with respect to the car जो है 0 होगी. अगर कोई बाहर से देख रहा है तो जाहिर बात है उसकी स्पीड उसके अकॉर्डिंग. तो relative motion में हम इसे देखेंगे. The collision between two bodies is elastic if the bodies are solid and hard. अगर bodies सख्त हैं और hard हैं तो उसकी collision जो है elastic होने के ज़्यादा chances हैं as compared to soft और elastic. What is the shape of velocity time graph of constant acceleration? Acceleration constant है मतलब acceleration properly जो है वो with respect to time. तो ये आपका velocity time graph है. तो अब velocity time graph की slope acceleration होती है. तो लिहाजा straight line होगी लेकिन inclined at angle theta. मतलब अगर मैं इसे बनाना चाहूँ तो that will be like this. Just a minute. So this will be like this. अगर आप दूसरी पैरेलल लेते हैं तो उसका मतलब है कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन 0 है, लेकिन यहाँ पे कॉन्स्टेंटली वो चेंज है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन. अब ये है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में वो पूछ रहा है 0 वेलोसिटी. तो 0 वेलोसिटी से मुराद है कोई तब्दीली नहीं आ रही. सो लिहाजा यहाँ पे ये लाइन पैरेलल होगी, विच मीन के पोजीशन चेंज नहीं हो रही. पोजीशन चेंज नहीं हो रही तो मतलब वेलोसिटी 0 है, बिकॉज वेलोसिटी इज द difference of the positions, so it will be straight line parallel to x-axis. If the velocity of car is decreasing along a straight line, then velocity and acceleration are anti-parallel. ये vector यानी जिसे हम कहते हैं acceleration यानी deceleration होगा, दोनों की direction opposite होगी, which represents anti-parallel. So ये short question है FSC की book का, जिसमें उन्होंने 4 cases discuss किए हैं कि जब velocity कार increase हो रही हो तो क्या होगा, तब parallel होंगे, जब डिक्रीज हो रही हो तो एंटी पैरेलल होंगे. वो कौन सा केस है जिसमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर होते हैं? वो सर्कुलर मोशन का केस है. तो इस तरह के कुछ केसेस डिस्कस हुए हैं तो उसे आप जरूर गो थ्रू करें. एक बुक टेबल के ऊपर पड़ी है और बुक इक्विलिब्रियम में है, सो लिहाजा उस पर 2 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक वेट एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, जो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं. इसी वजह से वो रेस्ट पे है. ये पीपीएससी 2020 का क्वेश्चन है कि एक ट्रक है जिसका मास 750 किलोग्राम है, जो कि 360 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है, और मास 1250 किलोग्राम है दूसरे का जो कि रेस्ट पे है. दोनों टकराने के बाद इन इलास्टिक कोलिजन करते हैं, जैसे स्टिकी कोलिजन भी कहते हैं कि स्टिक कर जाते हैं. तो कॉमन स्पीड आपने निकालनी है. तो आपको पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप लगाएं तो पहला है m1 विच इज 750 मल्टीप्लाई बाय 360 किलोमीटर पर आवर. तो जस्ट अगर आप इसे बगैर सोल्व करने भी करना चाहें तो 360 डिवाइडेड बाय 3600 मल्टीप्लाई बाय 1000, सो दैट्स 100 मीटर पर सेकंड. तो आपको क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ नहीं है पीपीएससी में और नन ऑफ दीज ऑप्शन भी है, सो लिहाजा इस तरह की चीजें ही आएंगी जो कि बगैर कैलकुलेटर के सोल्व हो सकती हो. तो ये है इनिशियल मोमेंटम. अब आते हैं फाइनल मोमेंटम की तरफ. तो फाइनल मोमेंटम क्योंकि वो इकट्ठे हो गए हैं, सो लिहाजा अब उसका मास इकट्ठा हो जाएगा. तो मास दोनों का इकट्ठा करें तो 2000 किलोग्राम बनता है, और वेलोसिटी हमने मालूम करनी है. तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लें तो ये 7, ये 3 zeros, इन 3 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे तो दैट विल बिकम v इज इक्वल टू 75/2, और 75/2 ऑप्शन नहीं है, मतलब 37.5, सो लिहाजा नन ऑफ दीज हो जाएगा. Okay, let's move. If a driver is in a bus, you are traveling suddenly accelerate, तो inertia की वजह से क्या होगा, आप पीछे की तरफ मूव करेंगे क्योंकि आपका जो inertia है वो आपको उस लिहाज से बैलेंस करेगा. A man sitting inside an open vehicle and moving uniformly on a straight path was thrown vertically upward. तो ये यूनिफॉर्म मोशन है और हमने कोई ये रेजिस्टेंस की बात नहीं की, लिहाजा वो उसके हाथ में आ जाएगा. ये एज इट इज स्टेटमेंट है 2022 के पेपर की. और अगर इसी को ही हम थोड़ा सा चेंज करके एक्सेलरेटिंग कर दें उस बॉडी को, उस व्हीकल को, तो फिर जो कॉमन सेंस में आता है कि वो पीछे गिरेगा. तो अगर आप इसमें रेजिस्टेंस ऐड कर दें तो फिर भी पीछे गिरेगा, जैसे कि स्क्रीनिंग टेस्ट में क्वेश्चन आया हुआ था.
The horizontal range and height of a projectile are equal at an angle of 76 degree in first quadrant, लेकिन मैंने पूछा fourth quadrant। तो आपको पता है कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो थीटा होता है, सेकंड में क्वाड्रेंट में चला जाए तो 180 माइनस थीटा है, थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस थीटा होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में 360 माइनस थीटा होता है। तो यहाँ पे हमारे पास थीटा है 76 डिग्री, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए आप 360 से माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा 284 डिग्री। सो जस्ट यानी 76 वाला तो स्टेटमेंट जो है यूजुअली हमें याद रहती है। ओके, when you jump out of the boat standing in still water तो the boat moves। तो ये लास्ट लेक्चर में पिक्चोरियल दिखाया भी गया था कि बोट जो है वो बैकवर्ड मूव करेगी न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, एक्शन रिएक्शन। ओके, सो दैट्स वाज सम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि अगर स्क्वायर रूट टी है, टी प्लस टी दिया गया है तो बताएं कि इसमें से कौन सा रिलेशन ट्रू है। तो हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू टी प्लस 7 का स्क्वायर बना देते हैं। ठीक है, अब देखें हमारे जो ऑप्शन है उसमें पोजीशन की जिक्र नहीं है, सो पोजीशन का टी के साथ रिलेशन का ऑप्शन नहीं है, इसमें एक्सेलरेशन का जिक्र है, वेलोसिटी के, सो लिहाजा वेलोसिटी बना लेते हैं। तो वेलोसिटी क्या होगा, टाइम डेरिवेटिव ऑफ दिस पोजीशन व्हिच इज 2 into t plus 7 into t का डेरिवेटिव 1। सो ये आपके पास आ गया। अब क्या देखें, वेलोसिटी का पहला ऑप्शन है कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, व्हिच इज नॉट करेक्ट हियर क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर अगेन, व्हिच इज नॉट करेक्ट क्योंकि ये टी के प्रोपोर्शनल है। सो लिहाजा हम एक्सेलरेशन को देखने के लिए इसका डेरिवेटिव मजीद ले लेते हैं, जस्ट स्टेप बाय स्टेप। तो हमने वो देखा तो 2t का आपका, यानी इसको अगर आप ओपन करके लिख लें तो इट्स बिकम 2t plus 14। तो आप जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आएगा 2। अब 2 से मुराद ये है कि ये कांस्टेंट है, वक्त के साथ इसमें कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि इसमें t है ही नहीं। सो द पार्टिकल मूव विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। सो इसका जो बेस्ट आंसर बनता है वो सी बनता है। अगर ये ना होता लेट्स तो फिर हमने नॉन ऑफ दिस लगा देना था। ओके, आई थिंक मूव ऑन। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था एफएससी के लिहाज से। आगे जो क्वेश्चन हैं वो हमारे क्वांटम मैकेनिक्स के हैं और बिल्कुल आसान से थे। क्वांटम मैकेनिक्स के लिए अगेन मैं यही कहूँगा जो फिलहाल हम कर रहे हैं वही कर लें, कोई आपको एक्स्ट्रा, बल्कि इनफैक्ट अब हमारी रिवीजन में मैंने प्लान की है और एक टेस्ट हम सिर्फ क्वांटम मैकेनिक्स का एक जो रिवीजन रख लेंगे ताकि जो कोई प्रॉब्लम आपको नजर आ रही है उसमें मजीद वो कवर हो सके और आपको कॉन्फिडेंस मिल सके। तो जो हम कर रहे हैं या जो आपको बताया जा रहा है उसे वो कर लें उन बच्चों के लिए स्पेशल जिनकी अभी बेस अच्छी नहीं है, क्योंकि वो जो मटेरियल है वो एक बिल्कुल प्लान करके दिया जा रहा है और इंशाल्लाह दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर पीपीएससी। अगर आप की बेस अच्छी है और आप अपनी नॉलेज इंप्रूव करना चाह रहे हैं तो आप जरूर बुक रीड करें। जेटली है, शंकर है, ग्रिफिथ है, तो लेकिन बेस को एटलीस्ट कवर करते हुए, क्योंकि मेन हमारा टारगेट फिलहाल ये प्रिपरेशन का पीपीएससी है। ओके, सो इन हाइजेनबर्ग पिक्चर मैंने ये आपको रिकॉल करवाया था लास्ट टाइम कि आपके पास ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। अगर ये इक्वेशन जो कि आपका फोर्थ पास्टुलेट भी है, तो अगर ये आपको याद है तो ये पिक्चर की जो अंडरस्टैंडिंग है ये बड़ी आसानी से हो जाएगी। ये देखें इसमें क्या है, ये श्रोडिंगर में वेव फंक्शन टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो हाइजेनबर्ग में इसका उल्ट होगा कि ऑपरेटर टाइम पे डिपेंड करेगा और वेव फंक्शन टाइम इंडिपेंडेंट हो जाएगा। श्रोडिंगर में क्या होगा, इसी इक्वेशन की बेस पे वेव फंक्शन टाइम डिपेंडेंट है और आपका ऑपरेटर या टाइम इंडिपेंडेंट, तो ये बी बन जाएगा। डिराक में दोनों काम होंगे कि दोनों टाइम डिपेंडेंट है। विच क्वांटम पिक्चर इज क्लोजेस्ट टू क्लासिकल फिजिक्स, ये लास्ट टाइम हमारा डिस्कस हुआ था। हाइजेनबर्ग मैट्रिक्स मैकेनिक्स उसने यूज की है तो क्लासिकल के नजदीक तरीन है। इन विच पिक्चर द बेसिस इज फिक्स, ये भी क्वेश्चन इसी से है। बेसिस से क्या मुराद होता है, वेव फंक्शन। लास्ट टाइम मैंने आपको जिक्र किया था वेव फंक्शन किसमें फिक्स है, हाइजेनबर्ग में फिक्स है। हाइजेनबर्ग में वेव फंक्शन टाइम के साथ चेंज नहीं होता लेकिन ऑपरेटर होता है। सो हाइजेनबर्ग पिक्चर के लिए यानी वेव फंक्शन इस टाइम इंडिपेंडेंट के लिए बेसिस फिक्स का वर्ड भी यूज हो सकता है। सर डायरेक्ट पिक्चर में भी तो यही होता है कि वेव फंक्शन जो है वो टाइम डिपेंडेंट है। नहीं, फिक्स का मकसद है, मतलब है कि वो चेंज ना हो, यानी टाइम इंडिपेंडेंट। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। ओके,
इवन पैरिटी, ऑड पैरिटी, ये बेसिक सिमेट्री और एंटी सिमेट्री से ताल्लुक है। तो जो सिमेट्रिक वेव फंक्शन होते हैं वो इवन पैरिटी रखते हैं, और जो एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन होते हैं वो ऑड पैरिटी रखते हैं। जस्ट आपने उसकी जो माइनस पावर चेक करनी है। No two fermions can have the same quantum number, is from which principle of quantum mechanics we know it's Pauli exclusion principle, which is not mentioned here, so it's none of these. If n is equal to 1, then what is the eigenvalue of L square? L square की eigenvalue क्या होती है? L into L plus 1 into h cut square. तो L क्या होगा अगर n की वैल्यू 1 हो? तो हमें पता है कि अगर n की वैल्यू 1 है, L की वैल्यू होगी n minus 1, यानी क्वांटम नंबर्स को हम जिस तरह यूज करते हैं, तो 1 minus 1 will be 0, so उसकी आइगन वैल्यू फिर क्या हो जाएगी? 0. नो आंसर, और 0 आंसर। सो ये एक ऑपरेटर दिया गया था, बिकॉज इट्स डिफिकल्ट फॉर मी टू राइट ऑपरेटर्स हियर, मैट्रिक्स में नहीं लिख सकता इस ऐप में, तो लिहाजा फिर मैंने एक तस्वीर लगाई। होपफुली आपकी शायद ओपन ना हुई हो, कई बच्चों की जो मोबाइल पे स्पेशली यूज कर रहे थे, लैपटॉप वालों की तो चल रही होगी। तो इसमें जस्ट क्या है कि आपने वही करना है, 1 minus लैम्डा डायगोनल में से, इसमें 3 minus लैम्डा, और ये जो डिटर्मिनेंट है इसको आप ई माइनस लैम्डा आई को 0 के इक्वल रख के सिंपल आपने डिटर्मिनेंट लेना था, और सोल्व भी नहीं करना था। जस्ट आपने देखना था कि आपके पास जो है वो कॉम्प्लेक्स आंसर आ रहा है, ये रियल आ रहा है। तो इसमें आप जब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाएंगे तो आप डिस्क्रिमिनेंट के जरिए चेक कर सकते हैं कि वो रियल है या कॉम्प्लेक्स है। तो इसका आंसर रियल था। बाकी इस पे जो ट्रिक मैं लगवाना चाह रहा था, लेकिन क्योंकि मैं मैट्रिक्स लिख नहीं सकता था, सो आई वाज लिमिटेड कि मैं से वो मैट्रिक्स यूज करूं जो इंटरनेट में मिल रही है, कि अगर ये हर्मिशन मैट्रिक्स होती तो उसके जो आंसर है वो हमेशा रियल ही होने थे। सो बगैर सोल्व किए भी आप इसका आंसर रियल लिख सकते हैं अगर हर्मिशन है, लेकिन ये हर्मिशन नहीं है। लेकिन नॉन हर्मिशन के लिए लाजमी नहीं है कि उसके आंसर कम्प्लेक्स हैं, उसके आंसर रियल भी हो सकते हैं। आइगन वैल्यूज कम्प्लेक्स भी आ सकती हैं, रियल भी आ सकती हैं। फॉर नॉन हर्मिशन, हर्मिशन के लिए फिक्स है कि रियल होंगे। ओके, इफ एच psi is equal to e psi and h phi is equal to e phi, तो आप देख रहे हैं कि जब हर्मिशन ऑपरेटर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर वेव फंक्शन पे अप्लाई हो रहा है तो e आया, हैमिल्टोनियन किसी और वेव फंक्शन पे अप्लाई हुआ फिर भी e आया। So this is a definition of degeneracy for different wave function and the same operator you have same answer, same eigenvalue. तो ये लास्ट टाइम हमने इसको थोड़ा सा डेफिनेशन को देखा था। Which of the following has antisymmetric wave function? We know कि जिसकी स्पिन इंटेग्रल होगी उनका जो वेव फंक्शन है वो एंटीसिमेट्रिक होगा। तो क्वार्क्स जो है उनकी स्पिन इंटेग्रल होती है, हाफ इंटेग्रल कह लें। आइडेंटिकल क्लासिकल पार्टिकल्स, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि जो क्वांटम पार्टिकल्स हैं वो इनडिस्टिंग्विशेबल हैं, लेकिन क्लासिकल जो आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं उनको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। सो लिहाजा आइडेंटिकल क्लासिकल पार्टिकल्स कैन बी रिगार्डेड एज डिस्टिंग्विशेबल। सर क्वांटम पार्टिकल्स को भी तो कैटेगराइज किया हुआ है ना बोसन और फर्मियन में। जी 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 तो जी वो बिल्कुल, उसलिए डिस्टिंग्विशेबल नहीं होगा। नहीं वो उसमें हम कहीं भी है, यानी हम जरूर उसको फर्मी और बोस के मुताबिक उसको बना रहे होते हैं कि इस लेवल पे इतने होंगे, लेकिन हम लेबल नहीं कर सकते कि ये इलेक्ट्रॉन नंबर 1 है और ये इलेक्ट्रॉन नंबर 2 है। वी डोंट नो कि वो कौन सा है, दे ऑल आर मिक्स्ड। यानी इंडिस्टिंग्विशेबल, डिस्टिंग्विशेबल का मतलब है लेबल कर देना कि ये पहला पार्टिकल है और ये पहला ही रहेगा, इसके ऊपर आपने लेबल लगा दिया, तो वो लेबल नहीं लग सकता क्योंकि आइडेंटिकल है। स्पिन देखकर भी तो हम मतलब डिफरेंशिएट कर ही सकते हैं ना कि जिसकी हाफ इंटीग्रल स्पिन है और जिसकी इंटीग्रल स्पिन है। स्पिन कैसे देखेंगे आप? स्पिन इज नॉट एन स्पिन इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इट्स नॉट लाइक टिपिकल स्पिन के इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेन चीज वो एक्सटर्नल गैलेक्टिक एक्सपेरिमेंट का कॉन्सिक्वेंस है, यानी पॉइंट पार्टिकल की स्पिन नहीं हो सकती। यानी जैसे हम अस्यूम करते हैं जैसे जमीन अपने सेंटर में घूम रही है, सो देयर इज स्पिन, लेकिन दैट्स नॉट स्पिन, दैट स्पिन जो कि हम जमीन के लिए या बाकी प्लैनेट्स के लिए ऑब्जर्व करते हैं, और वो भी जारी बात है इनडिस्टिंग्विशेबल प्रॉपर्टी है। सो इधर ये क्वेश्चन हो सकता है क्लासिकल पार्टिकल्स भी तो इनडिस्टिंग्विशेबल हो सकते हैं, लेकिन उनको हम लेबल कर सकते हैं, इनको नहीं कर सकते। फॉर अ वेव फंक्शन दिस, अच्छा इसका आंसर ग्रुप में बच्चों ने शेयर किया है, तो इसमें जस्ट मैंने जो आंसर लिखा था वो मैंने एल स्क्वायर पहले कंसीडर करा था, एल जी बाद में, हालांकि मैंने ऊपर रिवर्स लिखा हुआ था, अदरवाइज वो आंसर फिर बन जाना था। तो इसका आंसर नन ऑफ दिस था क्योंकि इसके अंदर मौजूद नहीं है। सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स सेम एज दैट। डायगोनल मैट्रिक्स का अगर आप वही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो आइगन वैल्यूज हमने कहा था कि सिर्फ डायगोनल एंट्रीज ही होंगी, तो आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है।
तो डायगोनल एंट्रीज का सम जो है वो ट्रेस भी कहलाता है, सो दे कैन बिकम इक्वल। इसी तरह डायगोनल मैट्रिक्स का प्रोडक्ट लेंगे तो अगेन वो क्या होगा, डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट की भी यही तारीफ है कि फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय फोर्थ माइनस सेकंड मल्टीप्लाई बाय थर्ड। सेकंड और थर्ड वैसे ही जीरो है क्योंकि डायगोनल है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिटर्मिनेंट जो है सिंपल, यानी सिंपल मैट्रिक्स मैकेनिक्स है, इट्स नॉट क्वांटम मैकेनिक्स। पर्टिकुलर इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज 8 द ट्रेस इज 6, तो हमारे पास ऐसे ही वैल्यूज होनी चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 8 आए और प्लस करें तो 6 आए। इसलिए वो दो क्वेश्चन ऊपर करवाए गए थे ताकि उसी दो क्वेश्चन को आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट करवा दें। तो ये हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है और सम करें तो 6 आता है। Electrons follow Fermi-Dirac because electrons are fermions. Photons follow Bose-Einstein because photons are bosons having integral spin. Pauli exclusion principle does not apply to bosons. So photons is the answer. The antisymmetry of the wave function is given by Slater determinant. Slater ने basically वो determinant दिया था जिसके जरिए wave function की antisymmetry आती है और heart ray से heart ray fork की तरफ हम जाते हैं। K2, so ये क्वेश्चन जस्ट यानी K2 की जो टॉप है वो पाकिस्तान में, लेकिन ओवरऑल जो माउंटेन है वो दोनों कंट्रीज में पाया जाता है, सो लिहाजा इसका आंसर आप थोड़ा सा इतिहास से लगा लेंगे। ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन आर इन जर्मनी, माउंट एवरेस्ट इज टॉलर देन K2 बाय अप्रोक्सीमेटली। तो इसमें जस्ट ये कि दोनों की हाइट्स आपको याद होनी चाहिए, K2 की भी और माउंट एवरेस्ट की भी। 8611 है और एक दूसरी है, तो उसमें 237 का डिफरेंस निकलता है। तो यानी इस तरह की चीजें ही आएंगी। ये हमारी जो रेंजेस हैं इसकी हाईएस्ट पीक्स कौन सी हैं, तो हिमालय की नांगा पर्वत है, हिंदू कश की तिरचमीर है और खेड़ा साल्ट माइन जो है वो जहलम डिस्ट्रिक्ट में है। We all might have a visit there. So this is all. Hopefully I got maximum marks. Oh, one is incorrect. Which one is incorrect? यहाँ पे तो कोई नजर नहीं आ रहा। Okay, any question you can ask. जी ये none of these नहीं है बिल्कुल इसका, क्योंकि आंसर इसका सर नॉन हर्मिशियन मैट्रिक्स की रियल